हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जो आपके नॉर्मल ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक इंसान होता है, जीवित इंसान, उसके अंदर आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे होम्योस्टेसिस, यानी कि जो आपकी नॉर्मल रेगुलेशन होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ग्लूकोज हो गया, राइट। तो ये किस तरीके से आपका नॉर्मल रेगुलेट होता है, इसके बारे में, कैसे बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, उसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं, राइट। तो सेकंड हमारी हेडिंग में जो है बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है। जब भी आप एक नॉर्मल लिविंग ह्यूमन के अंदर देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती है, राइट। फर्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? दिस इज द सम ऑफ केमिकल प्रोसेस। ये आपकी केमिकल प्रोसेस होती है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्यूर होती है। और इस प्रोसेस के अंदर आपको दो पार्ट में इसका डिवीजन होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म किस दो पार्ट में डिवाइड होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब आपका पाचन होना, जो भी आप फूड लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, वो कैसे पचते हैं, राइट, उनका डाइजेशन कैसे होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर दो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ना। फर्स्ट वन क्या आ जाएगा? दिस इज द सम ऑफ केमिकल प्रोसेस। ये आपकी केमिकल प्रोसेस है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्यूर होती है, डाइजेशन की आपकी प्रोसेस होती है, पाचन की, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका एनाबॉलिज्म। पहले हम लेते हैं कैटाबॉलिज्म देन एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपका? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपका? जो आपका हार्ड सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आपका सिंपलियर फॉर्म में उसको कन्वर्ट होना। कौन से फॉर्म से? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। जो जटिल होता है, आपका जटिल पदार्थ होता है, जैसे आपने एप्पल चबा के खाया, आपने बनाना खाया, तो वो क्या था? आपका हार्ड था। उसको आपने ब्रेक डाउन करते, कैटाबोलाइज करके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, उसको बारीक कर लिया और फिर आपने उसको खा लिया, तो वो क्या हो गया? आपका कैटाबोलाइज हो गया। जैसे गेहूं रहता है, गेहूं को हमने पीस के बारीक कर लिया, तो दिस हो गया कैटाबोलाइज, कैटाबॉलिज्म हो गया। वापस से एनाबोलाइज हमको करना है, एनाबोलिज्म होना है, तो वापस से क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब जो स्मॉलर है उससे क्या हो रहा है? वापस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका बन रहा है। जैसे कि आटा हमारा बारीक हो गया, फिर हम क्या करते हैं? जब हमको चपाती बनाना होता है तो हम आटे को पानी में गूंद लेते हैं, राइट। आटे को पानी में हम मसल लेते हैं, गूंद लेते हैं। तो दिस इज हो गया आपका एनाबॉलिज्म। जैसे आपने खाना खाया, आपने कुछ भी हार्ड सब्सटेंस खाया, लड्डू वगैरह खाया, एप्पल खाया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक हो जाता है, फिर उसमें सलाइवा मिक्स होता है, आपके एंजाइम मिक्स होते हैं, तो क्या होता है? उसका वापस से एनाबॉलिज्म, उसका बोलस बन जाता है, राइट। तो इसके अंदर आती हैं आपकी दो चीजें, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर फॉर्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपका? जो आपका हार्ड, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उससे आप सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हो। और एनाबॉलिज्म होता है आपका बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिमिलर। सिमिलर से आपका कॉम्प्लेक्स बनता है एनाबॉलिज्म में। एग्जांपल आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड बनना और वापस से अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, प्रोटीन का बिल्डअप होना, ऑलराइट। आई होप आज इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिवनेस ना। फर्स्ट कौन सा हो गया? मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देन जो सेकंड है वो रिस्पॉन्सिवनेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिस इज द रेफर टू एबिलिटी ऑफ द बॉडी डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड to change in the environment. This can include responses to stimuli such as temperature change, pain और light, right। क्या क्या चीजें आती है इसमें? This is the refer to ability detect response to change अकॉर्डिंग टू जिस जैसा भी आपका स्टिमुलाई है, आउटर स्टिमुलाई, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है? वो उसको डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद आपकी एबिलिटी होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग बॉडी आपका स्टिमुलाई करती है, चेंज करना शुरू कर देती है। दिस कैन इंक्लूड, इसके अंदर आता है आपका जैसे टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, लाइट हो गया, राइट। जैसे कि आप बाहर का आपका एटमोसफेयर क्या है, इंटरनल एटमोसफेयर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करके और चेंज होना, बॉडी खुद से अडेप्ट करना शुरू कर देती है। जैसे जस्ट एग्जांपल, आपके हाथ में किसी ने पिन चुभाया और जब भी आप पिन चुभाते थे आप हाथ को वापस से खींच लेते हो, तो दिस इज एक रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। दूसरा आता है आपका इंटरनल रिस्पॉन्स क्या है,
और एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करके बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, रेगुलेट करना। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, पेन हो गया और लाइट हो गया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आता है आपका मूवमेंट। यदि पेशेंट आपका कॉन्शियस से लिविंग है तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अगला आता है आपका मूवमेंट। दिस इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल और इवन स्ट्रक्चरल विद इन द सेल। मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडीली प्रोसेस। ओके, मूवमेंट में क्या होता है आपका लोकोमोशन हो गया, बॉडी पार्ट्स का आपका मूवमेंट हो गया, आपके इवन सिंगल सेल का मूवमेंट हो गया आपके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारी चीजें यदि आपका नॉर्मल लिविंग है ह्यूमन से तो उसके अंदर होता है आपका सेल्यूलर मूवमेंट हो गया, आपका सिंगल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो गया, सेल्स का मूवमेंट हो गया ना, ऑर्गन्स का मूवमेंट हो गया, आपकी बॉडी के पार्ट का मूवमेंट होना, लोकोमोशन होना है, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रहेगा ऑब्वियसली बात है। दिस इज द इंक्रीज इन द बॉडी साइज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, द नंबर ऑफ द सेल्स और बोथ। ग्रोथ इज फंडामेंटल प्रोसेस इन डेवलपमेंटल एंड हीलिंग। ओके, दिस इज द इंक्रीज ऑफ बॉडी साइज ड्यू टू इंक्रीज द सेल्स ना, बॉडी का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। हम देखते हैं कि आप हमारा अप्रोक्स 22 की एज तक 23 की एज तक हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। क्यों होता है? आपके सेल्स का साइज का ग्रो हो रहा है, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपके बॉडी के साइज में भी ग्रोथ मिलता है, नंबर ऑफ सेल्स की ग्रोथ होने से और नंबर ऑफ द सेल्स और बोथ ग्रोथ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल एंड हीलिंग। तो ग्रोथ है आपका, हीलिंग है, आपकी एक नेचुरल फंडामेंटल प्रोसेस होती है आपकी हीलिंग के लिए। जब भी कभी आपको इंजुरी होती है, कहीं चोट लग जाती है तो एक टाइम के बाद हम देखते हैं ऑटोमेटिक जो आपका घाव है, वुंड है, वो आपका हील हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ हो गया, आपका मूवमेंट हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस है, मेटाबॉलिज्म में, ये सारी प्रोसेस होती हैं। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन में मतलब जो आपका सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स आपके स्पेशलाइज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है ना, स्पेसिफिक टास्क को जो है परफॉर्म करते हैं ना, कंट्रीब्यूटिंग। जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया आपका, ओवरऑल फंक्शनिंग, ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल फंक्शनिंग है ना, आपका ब्लड सेल्स हो गए आपके, फिर आपके कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं, आपके नॉर्मल सेल्स आ जाते हैं। तो अलग अलग जो आपके सेल्स होते हैं स्पेशलाइज, उनका अलग अलग पार्टिकुलर फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर भी सबकी अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप के सेल और सिमिलर सेल्स मिलकर के एक आपका टिश्यू का ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मसल्स है, बॉडी ऑर्गन्स एक्ट करना शुरू करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस होती है वो आपका रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। दिस इंक्लूड बोथ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। ओके, रिप्रोडक्शन में आपकी दोनों चीजें आ जाती है। फर्स्ट आपका सेल डिवीजन का, आपके सेल का भी रिप्रोडक्शन होता है, सेल्स का भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और जो आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक जीव है, उसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट होना रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा मेल फीमेल के बीच। तो दिस इज, ये भी इंक्लूड होता है। रिप्रोडक्शन एंश्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पेसिस। अब जो हमारी प्रजातियां होती है, हमारी जनरेशन होती है, उसको हमको आगे बढ़ाने के लिए भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारी प्रजाति को, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैमल्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑलराइट, फिर आता है आपका क्लिनिकल डेथ ना, फाइनली ऑल्सो नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, clinical that refer to the cessation of blood circulation and breathing, leading to the absence of measurable vital signs such as heartbeat, breathing. It mark the threshold where life functioning are no longer detectable, but resuscitation might still be possible if intervention occur promptly. ओके, तो फाइनली सब कुछ होने के बाद क्लिनिकल डेथ ऑल्थो, हालांकि ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं है,
और फाइनली जब हमारी डेथ हो जाती है क्लिनिकली, जिसकी वजह से जब क्या होता है आपका ब्लड का सर्कुलेशन होना स्टॉप हो जाता है, ब्रीथिंग आपकी स्टॉप हो जाती है ना। तो आपका ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी यदि स्टॉप हो जाती है, कार्डियक और आपका लंग्स ने वाइटल ऑर्गन है उनका फंक्शन करना स्टॉप हो जाता है, एब्सेंस ऑफ वाइटल साइंस हो जाते हैं, हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग रेट हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी जो लाइफ की प्रोसेस है वो भी आपकी स्टॉप हो जाती है, लाइफ की फंक्शनिंग भी आपकी स्टॉप हो जाती है, नो लॉन्गर आपका डिटेक्टेबल रहता है। कभी कभी चांस होता है रिससिटेट होने का वापस से सीपीआर वगैरह से, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है होम्योस्टेसिस। क्या है होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी रेफरिंग द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain a stable internal environment despite change in external condition. This is the ability crucial for the proper functioning of cells and organ and is maintained through various regulatory mechanisms. Okay. सो होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्यो मीन्स सेम, स्टेटिस मतलब स्थिर रहना, उसी लेवल पर रहना। होम्योस्टेसिस किसी भी वर्ड को यदि कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके उसको तोड़ के देखो, इजी हो जाता है। होम्यो मीन्स क्या होता है? सेम, सेमनेस। स्टेटिस मतलब उसी तरह, स्टिलनेस अभी तक उसी स्थिति में उसी तक स्टेबल होना, राइट। तो दिस इज फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, नेचुरली हमारा गॉड गिफ्टेड रहता है। हर एक की ह्यूमन बॉडी में, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी रहती है कि वो मेंटेन करके रखती है जो बॉडी का फंक्शनिंग है, उसको रेगुलेट करती है। नॉर्मल जो लेवल होता है, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके रखना जितना बॉडी को चाहिए, राइट। एक हद तक उसको मेंटेन करके रखती है ना। तो होम्योस्टेसिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी रेफरिंग टू द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है आपका जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल तक स्टेबल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, फिर चाहे भले ही आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एटमोस्फेयर है, वो चेंज हो ना। दिस इज द एबिलिटी crucial for proper functioning cells and organ and it's maintained through the various regulatory mechanism. Okay, एक आपका एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण फंक्शनिंग होता है आपके सेल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, ताकि जो अपना मैकेनिज्म है उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो आपका रेगुलरली चलते रहे। एग्जाम्पल में कुछ चीजें आ जाती है यहाँ पर की एस्पेक्ट में, जैसे रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब आपकी बॉडी को इंटरनल टेम्परेचर है जो आपका डिग्री सेल्सियस में आपको चाहिए 36 से 37, 38, और फ़ारेनहाइट में हम देखते हैं 96 से 98 है। तो अभी बाहर का टेम्परेचर यदि आपका इससे ज़्यादा है, जैसे आप ज़्यादा गर्म एटमोसफेयर में गए, स्पेशली समर सीजन में या फिर कोल्ड सीजन में, तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई आप बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंटरनली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या आपका एटमोसफेयर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है तो आपकी इंटरनल बॉडी का भी कोल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अक्सर बॉडी उसको मेंटेन करके रखती है, जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखती है। फिर आता है आपका ब्लड प्रेशर ना। तो कुछ हद तक यदि आपका आपने वाटर इनटेक कम किया, एक्टिविटी वगैरह कम की, फिजिकल एक्टिविटीज आपने नहीं की है ना, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा। तो एक हद तक उसको इटसेल्फ मेंटेन करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन के द्वारा, इस चीज को मेंटेन करता है। ये की कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। अब ब्लड ग्लूकोज आपका नॉर्मल रेंज 80 to 120 होता है, उसके बीच उसको बना के रखती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ शुगर इनटेक नहीं किया है या आपने प्रोटीन इनटेक नहीं किया है, या तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है ना, फूड नहीं लिया है, तो आपका शुगर बिल्कुल कम हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो आप खाना नहीं भी खाते हो समटाइम, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तब भी आपका नॉर्मल रेंज रहता है, राइट। फिर पीएच जो बैलेंस होता है आपका, पीएच एसिडिक है, एल्कलाइन है, उसको एसिडोसिस को मेंटेन करना। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम है ना, इनका भी बैलेंस बना के रखती है बॉडी इटसेल्फ, एक हद तक बना के रखती है। फिर कुछ यदि उससे ज़्यादा हो जाता है, उससे कंट्रोल में नहीं होता, फिर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी के कारण या फिर एनी अदर रीजन भी हो सकता है, एसोसिएटेड कोई डिसीज की वजह से भी। ऑस्मो रेगुलेशन जो ऑस्मोलरिटी रहती है उसको भी ये
कंटिन्यू बना करके रखती है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस। इन सिंपल वर्ड में होम्योस्टेसिस क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए जो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल है फंक्शनिंग के लिए, उसको उस नॉर्मल रेंज को, उस नॉर्मल लेवल को बनाए रखना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कम हो रहा है तो उसको भी नॉर्मल करके रखना, जैसे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, पीएच हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें। होम्यो मीन्स होता है आपका सेम, स्टेटस मतलब स्टिलनेस, मतलब अभी तक सेम है, जबकि आपने खाना भी नहीं खाया तो भी आपका शुगर नॉर्मल आता है, ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता है। पर आप बहुत दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो फिर बातें अलग हो जाती है, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा बेसिक लाइफ प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमने देखा, रिस्पॉन्सिवनेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना यदि कोई चेंज हो रहा है आउटर स्टिमुलाई, और दिस इज इंक्लूड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई सच एज टेम्परेचर चेंज, पेन और लाइट ना, पेन का, टेम्परेचर का, लाइट का, ये सारा आपका रिस्पॉन्ड करना, दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस। मूवमेंट, लोकोमोशन, वॉकिंग, सेलुलर मूवमेंट ना, इवन सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो भी आ जाता है आपका। उसके बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको देखने को मिलता है। डिफ्रेंसिएशन, आपके अलग अलग सेल्स, अलग अलग पार्टिकुलर, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, दिस इज डिफ्रेंसिएशन। रिप्रोडक्शन, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीसीज प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक नॉर्मल मैमल्स, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। और फाइनली क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ एक नॉर्मल लिविंग का कैरेक्टर नहीं है हालांकि, राइट। इसमें जब भी आपका स्टॉप हो जाता है, ब्रीथिंग हो गया, आपका ब्लड प्रेशर, आपके वाइटल साइन आपके नॉट मेजरेबल होते हैं एट द टाइम, एब्सेंस ऑफ वाइटल हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आपका फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, तो दिस इज आपका क्लिनिकल डेथ। ओके, सो आज के लेक्चर में इतनी था, कल से हम इसका सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ आपको क्यूरीज है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।